क्वेश्चन अपना है 51 नंबर का जो था, विच बायोलॉजिकल वेस्ट इज नॉट टर्मिनली स्टरलाइज prior टू डिस्पोजल। क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और इस तरह के ये क्वेश्चन है, ये अपन को बुक में कभी भी नहीं मिलते। किसी भी बुक में आप पढ़ोगे, चाहे गौटकर पढ़ो, ओची पढ़ो या कोई भी पढ़ो, है ना। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये अपनी सीडीसी की गाइडलाइन के क्वेश्चन है। सीडीसी में मैंने सर्च किया गूगल में, तो सीडीसी की जो गाइडलाइन है उसमें ये हमें लिखा है भाई कि यूरिन के जो सैंपल होते हैं, यूरिन के जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, उनको अपन को स्टरलाइज नहीं करना पड़ता, और बगैर स्टरलाइज करके हम उनको गड्ढे में एक सीवर बनाते हैं, गड्ढे में अपन उसको डिस्कार्ड करते हैं यूरिन को, सैंपल को। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका, सी नंबर। सीडीसी की गाइडलाइन में यूरिन का ही सैंपल दिया है, यूरिन सैंपल अपन डायरेक्ट सीवर में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। बाकी स्प्यूटम और ब्लड वगैरह जो होते हैं इनको अपन को पहले स्टरलाइज करना पड़ता है। स्टराइज मतलब इनको पहले अपन ऑटोक्लेव करेंगे और ऑटोक्लेव करने के बाद फिर अपन डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। सीडीसी की गाइडलाइन थी। एक्चुअली अपन गाइडलाइन वगैरह ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अब अपन नेक्स्ट जब अपन शुरू करेंगे अपने बैच में, तो ये सब कुछ चीजें अपन बहुत ज्यादा ध्यान से इंक्लूड करेंगे कि सीडीसी की गाइडलाइन क्या कह रही है, एनएबीएल की गाइडलाइन क्या कह रही है। बुक में भी अपन जितने भी लॉजिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, सब कुछ कवर करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वाले बैच में अपन कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, ज्यादा समझाने वाला क्वेश्चन नहीं था उसमें। नेक्स्ट जो 52 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था, फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो विच इज नॉट कंसिडर्ड टू डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोट फ्रॉम यूकैरियोट। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि ये आपके पास 4 कैरेक्टर दे दिए हैं, इन 4 कैरेक्टर में से ऐसी कौन सा कैरेक्टर है जिससे हम प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से डिवाइड नहीं कर सकते, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये अपन ने पढ़ी है भाई। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। जैसे हम लोगों की बात करें, हम लोग यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा रवि? तो कोशिश करेंगे अपन 1 अगस्त से ही अपन नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो इसमें जो 4 ऑप्शन में दिए थे, जैसे आप ऑप्शन में पढ़ोगे तो पहला प्रोटीन लेवल, तो प्रोटीन लेवल का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट करने में, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें भी प्रोटीन का लेवल थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, तो इससे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी के जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं यहाँ, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज, तो ऑर्गेनिज यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनमें ये ऑर्गेनिज प्रेजेंट नहीं होते। तो साइटोप्लाज्म में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यूकैरियोटिक में होती हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। दूसरा नंबर स्मॉल साइज, तो ये भी बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल साइज की होंगी, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो लार्ज साइज की होंगी, ठीक है। और अगला जो था एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर पॉइंट है भाई। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। महेश आपने हैंड रेज किया है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, मैंने परमिशन दे दी, कुछ बात बोलना हो तो बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। प्रोटीन लेवल जो है इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में भी कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मिस्टेक वाले। हालांकि अपन को ऐसा लग रहा था कि वो इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक हैं, लेकिन कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी क्वेश्चन में आपको और ज्यादा डाउट लगे तो आप मैसेज एक डाल सकते हो, और फिर मैं अपन उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ। अपन कोशिश करें कि 1 घंटे में अपन पूरी 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ
रोमन बास्की स्टैन में कौन सी स्टैनिंग नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन था ये भी, है ना। 70 से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से ही थे। थोड़े से डीप क्वेश्चन जरूर थे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के थे। अदरवाइज मेरे हिसाब से पेपर अच्छा पेपर था। अपन इसको ऐसा गंदा पेपर भी नहीं बोल सकते। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, जूलॉजी बॉटनी वगैरह से क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, है ना। क्लास क्लियर नहीं दिख रही है, दामिनी ने लिखा है। क्लियर भाई, बाकी लोगों को क्लियर दिख रही है क्या? मैं बार बार देखो साइड में इसीलिए हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड अच्छे से दिखे, बोर्ड में क्वेश्चन आपको आराम से जाए, है ना। दामिनी के अलावा बाकी के लोग बताएं, अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो फिर कुछ थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करेंगे। बाकी देखो रवि ने, राखी ने कह दिया क्लियर है, अनीता ने कह दिया क्लियर है। चलो तो कंटिन्यू करूंगा, गोपाल ने भी कह दिया, है ना। चलो भाई, तो मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 53 नंबर पे, जो हमारी राइट स्टैन होती है में ग्रेनुलवाल्ड स्टैनिंग होती है, जिम्सा स्टैनिंग होती है। अब रोमन वास की स्टैनिंग होती क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रोमन वास की स्टैनिंग ऐसी स्टैनिंग होती है जिसमें एसिडिक स्टैन भी होती है और बेसिक भी होती है। बेसिक चीजों को भी स्टैन करने के लिए, जैसे हमारा न्यूक्लियस को भी स्टैन करेगा वो, और साइटोप्लाज्म को भी करेगा, तो न्यूक्लियस के लिए अलग स्टैनिंग होगी। जो एसिडिक नेचर के कंपोनेंट होंगे उनको स्टैनिंग करने के लिए इसमें बेसिक कंपोनेंट होता है, और जो बेसिक नेचर के कंपोनेंट होते हैं उनको स्टैन करने के लिए इसमें एसिडिक कंपोनेंट होता है। तो दोनों ही कंपोनेंट का मिक्सचर जो होता है उसे अपन रोमन वास्की स्टैन कहते हैं। और हमारी राइट स्टैन में ग्रेनुवाल्ड स्टैन और जिम्सा स्टैन, ये हमारी रोमन वास्की के अंदर आती हैं। यहाँ पे नॉट लगा था, कौन सा नहीं होता, तो न्यू मेथाइलिन ब्लू। अब देखो ये न्यू मेथाइलिन ब्लू जो है, इसमें ज्यादा सॉल्यूशन ऐड है ही नहीं, एक सिंपल सॉल्यूशन है ना। बहुत बढ़िया, रेटिकुलर के लिए अपन स्टैन करते भी हैं इसको, सही कह रहे हो आप। तो इसमें कोई ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ये वाली जो है ये अपनी सिंपल स्टैनिंग के अंदर भी आती है, सुप्रावाइटल भी अपन इसे बोलते हैं। लेकिन ये रोमन वास्की के अंदर नहीं आती, क्योंकि इसमें 2-3 सॉल्यूशन ऐड नहीं है। एक सिंपल एक सॉल्यूशन है, और एक सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब स्टैनिंग हमारी सिंपल स्टैनिंग होगी ये, ठीक है। सुप्रावाइटल भी होती है, अपन रेटिकुलर के लिए अपन यूज करते हैं, रेटिकुलेंट रेटिकुलोसाइट के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर अल्ट्रेशन कनेक्टेड टू इपिथेलियल सर्व्स एज मॉर्फोलॉजिकल पार्टीशन बिटवीन नेबरिंग सेल्स? ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई? क्वेश्चन ये कह रहा था कि इपिथेलियल जो हमारे टिश्यू होते हैं, तो इपिथेलियल सेल टिश्यू में एक सेल से दूसरी सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जो कनेक्ट करता है, वो कनेक्शन क्या होता है? ये हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा नहीं, काफी डीप क्वेश्चन था, है ना। इतने ज्यादा हार्ड लेवल पे टेक्नीशियन नहीं पढ़ पाता है भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सी क्वेश्चन था, इपिथेलियल टिश्यू से क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन में यहाँ पे जो लिखे थे, मैक्युला एडहेरेंस, ग्लाइकोकैलिक्स, जोनुला एडहेरेंस और जोनुला ओकुलोडेंस, ये 4 ऑप्शन में थे। तो एपिथेलियल जब आपस में टिश्यू बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जब बनते हैं और उनमें सेल आपस में कनेक्ट होती हैं, तो ये जो ऑप्शन में आपको नीचे सी और डी दिख रहे हैं, ये दोनों तरह के ही जंक्शन उसमें होते हैं एपिथेलियल में। जो हमारा जोनुला ओकुलोडेंस जो होता है, इसे अपन टाइड जंक्शन भी बोलते हैं, है ना, टाइड जंक्शन। तो नॉर्मली जितनी भी इपिथेलियल सेल होती हैं, इपिथेलियल सेल का काम होता क्या है? इपिथेलियल सेल जो होती हैं वो ऑर्गन को कवर करने का काम करती है। वो ऑर्गन को इस तरह से कवर करती हैं कि बाहर से दूसरी चीजों पर से वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो बाहर बाहर का कोई भी मॉलिक्यूल्स उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। तो जब इनमें जंक्शन बनता है, तो ये जो जंक्शन बनेगा वो बहुत टाइट बनता है। टाइट मतलब एकदम क्लोज बनता है, ताकि मॉलिक्यूल उसमें आर पार बिल्कुल ना जा सके। जैसे कि अपनी स्किन हो गई, तो स्किन से अपन मान लो अपन नहा रहे हैं, तो नहाने के दौरान पानी अपने अंदर ना जाए, या और कोई भी मॉलिक्यूल नॉर्मली अंदर ना जा सके। तो सेल्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा टाइट कनेक्टेड होती हैं, और टाइट जो कनेक्टेड होती हैं वो जोनुला ओकुलोडेंस से ही कनेक्टेड होती हैं। जोनुला एडहेरेंस भी कहीं कहीं पर एपिथेलियल टिश्यू में मिलता है, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है ये इतना टाइट नहीं होता
इससे मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पर ये एपिथेलियल में प्रेजेंट होगा, कहीं कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये था कि कौन सा होता है, तो हमारा ऑक्यूलेंस ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था, आंसर भी बिल्कुल इसका सही था। लेकिन काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। एनाटॉमी में अपन इतने हार्ड लेवल तक पढ़ नहीं पाते इतना, वही अपना सिलेबस ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस है ना। तो मेरे हिसाब से ये काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी अब थोड़े और डीप में, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना डीप में अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। हाँ, टिश्यू से था क्या ये क्वेश्चन? बिल्कुल टिश्यू से ही था ये क्वेश्चन भाई। कपिल, टिश्यू में अपने एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन था। तो एपिथेलियल टिश्यू में अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं भाई, है ना, अपन ने नॉर्मली स्ट्रक्चर ही पढ़े थे। तो ये स्ट्रक्चर में किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंदर से ये क्वेश्चन था, है ना। अपने सेल और टिश्यू वाले जो टॉपिक थे, तो टिश्यू 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा था, उसके ज्यादा डीप में क्वेश्चन था ये, ठीक है। ठाकुर ने लिखा खासकर आपका बहुत आभारी हूं, ठीक है। चलो ठाकुर, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनसाइड ऑफ ऑटोक्लेव शुड बी वॉश्ड एवरी डे विथ व्हाट? किससे? ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमको ऑटोक्लेव को अंदर के भाग को प्रतिदिन धोना चाहिए, डेली के डेली अपन को धोना चाहिए? किस चीज से अपन धोएंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। और ऑप्शन में देखो आप, स्कोरिंग पेड। अब पहला नंबर वाला जो ऑप्शन था पेड, पेड का तो अपन को कहीं पे कहीं से कुछ है ही नहीं। पेड मतलब पहुंचने के लिए जो यूज होता है वो अपना पेड होता है ना। तो ये तो अपना ऑप्शन वैसे ही किसी ने भी नहीं दिया होगा। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन कहाँ पे बनी होगी? एक डिसइंफेक्टेंट पे बनी होगी कंफ्यूजन आपको, और एक एंटीसेप्टिक डिस्टिल वाटर से भी बनी होगी क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ लॉजिक ही लगाना था। किसी भी बुक में इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी आप थ्योरी पढ़ोगे, कोई सी भी बुक उठा के देख लोगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें अपन को सिर्फ दिमाग लगाना था कि किस तरह से आंसर निकलेगा, है ना। तो भाई ऑप्शन में डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का यूज हम नहीं करते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑटोक्लेव है और हम उसको डेली धोना है ना। अब डेली अपन धोते क्यों है ऑटोक्लेव को? क्योंकि जो हमारे पानी होता है, तो पानी का अपन यूज करते हैं ऑटोक्लेव में, डेली के डेली अपन यूज करते हैं। तो जो वेपर बनती है, वो वेपर की वजह से ऑटोक्लेव में अंदर एक परत जम जाती है। जैसे अपना ये ऑटोक्लेव है, तो ऑटोक्लेव में अंदर की तरफ एक पतली सी परत बन जाती है। अगर अपन ज्यादा किसी का हार्ड वाटर वगैरह हो, है ना, नॉर्मली पानी ही अपन टैप वाटर यूज करते हैं ऑटोक्लेव में। तो हार्ड वाटर अगर हो तो उसमें अंदर परत बन जाती है, तो वो सिर्फ परत को साफ करने के लिए अपन ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। अब ऑटोक्लेव में अगर अपन मान लो कल्चर मीडिया को रख रहे हैं, बैक्टीरिया को भी रख रहे हैं, अपने ब्लड के सैंपल भी रख रहे हैं, वो भी सब कुछ रख रहे हैं, तो आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसमें अंदर इन्फेक्शन हो सकता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। एक बार अगर अपन ऑटोक्लेव कर देंगे, तो ऑटोक्लेव करने के बाद चाहे कोई भी सैंपल हमने उसमें रखा हो, कल्चर मीडिया हमने रखे हो, कुछ भी रखे हो जो इन्फेक्टेड वाले हैं, वो सारा का सारा इन्फेक्शन ऑटोक्लेव होने के बाद खत्म हो जाता है ना। तो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, तो इसमें अपन को किसी भी तरह का डिसइंफेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इसको धोना है। अपन को किसी भी तरह का डिसइंफेक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑटोक्लेव को। तो यही लॉजिक यहाँ पर लगाना था आपको, है ना, कि हमको इसमें इन्फेक्शन वाली कोई चीज नहीं है। ऑटोक्लेव अगर आपने कर दिया है, तो ऑटोक्लेव करने के बाद चाहे उसमें कुछ भी रखा हो, जो कुछ भी रखा हो, सबका सब जो होता है वो ऑटोक्लेव होने के बाद स्टरलाइज हो जाता है। तो स्टरलाइज हो गया तो अपन को कहीं से कहीं तक डिसइंफेक्शन करने की जरूरत नहीं है, एंटीसेप्टिक का भी यूज करने की जरूरत अपन को नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे रिजेक्शन क्राइटेरिया में चले जाएंगे ना। रिजेक्शन क्राइटेरिया मतलब आप सिर्फ ये देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले ये देखो नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता, अगर वो निकल जाते तो अपने आप जो हो सकता है वो निकल जाएगा। तो बी नंबर पे जो ऑप्शन है कि माइल्ड डिटर्जेंट, हम थोड़े से डिटर्जेंट को लेके उसको अंदर को साफ करेंगे। और अपन करेंगे ऐसा क्यों? ताकि बस एक बार क्लीन हो जाए, अगर उसमें परत वगैरह जम रही है तो वो परत वगैरह उसकी हट जाए। इसलिए अपन माइल्ड डिटर्जेंट से ऑटोक्लेव को अंदर से क्लीन करते हैं।
किसी भी तरह का डिसइंफेक्टेंट अपन को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अह, हाँ ठाकुर, जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं भैया ना, मैसेज में लिख दो आप। आगे अपन लास्ट में जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, 55 के बाद में 56 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग लोगों का क्वेश्चन नंबर जो हो, सीक्वेंस अलग हो। तो मैंने जिससे पेपर लिया था या जिसने मुझे भेजा था, तो उसके मैं जो क्वेश्चन के सीक्वेंस थे तो उसे मैंने डायरेक्ट, जैसे उसके पास थे वैसे के वैसे मैंने डायरेक्ट अपने पीपीटी में डाल दिए, है ना। तो हो सकता है आप लोगों ने पेपर दिया हो तो आपको कैसा कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बाद में करा रहा हूँ। तो शायद ग्रुप 5 में ऐसा होता है कि सीक्वेंस किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। मतलब जो नंबर हो सकता है 56 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसी के पेपर में ये 26 नंबर पे हो या 30 नंबर पे हो, है ना। तो लेकिन क्वेश्चन अपन जितने भी हैं सारे कवर करेंगे। ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि सेट में आते हैं पेपर, तो ये जिस सेट का होगा उनको सबको सीक्वेंस में लगेगा, जिनके सेट का नहीं होगा उनको ऐसा लगेगा कि सर पहले कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बाद में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच टेस्ट इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्वायर्ड हीमोलाइटिक, एक्वायर्ड इम्यून हीमोलाइटिक। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ाना था इनको, हीमोलाइटिक एनीमिया करना था इनको, एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, एक्वायर्ड इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, है ना। तो ऑप्शन में G6PD लिखा था, यहाँ पर ऑटो हीमोलिसिस टेस्ट लिखा था, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट लिखा था जिसे अपन इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा और आखिरी में लिखा था डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट जिसे अपन कुंभ टेस्ट भी बोलते हैं। ये 4 टेस्ट इसमें ऑप्शन में लिखे थे 50 नंबर के क्वेश्चन में। तो 1 बाय 1 पहले अपन ये जो टेस्ट है उनको समझते हैं, उनके बाद अपने आप लोगों से आंसर बन जाएगा। तो जिन लोगों को इनके टेस्ट के बारे में नॉलेज होगा उनका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो G6PD जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट अपन एक एंजाइम की डेफिशिएंसी को पता करने के लिए करते हैं। ये एंजाइम का नाम ही है एक्चुअली जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो ये एंजाइम किसी पर्सन में कम तो नहीं है, वो पता करने के लिए अपन G6PD का टेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी में कम है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में होता क्या है, और नॉर्मली ये जेनेटिक डिसऑर्डर में मान लो फीमेल भी अगर कोई है जिसको कमी है, तो फीमेल को तो कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है। नॉर्मली जो सिम्टम्स आएंगे नॉर्मली मेल पर्सन को ही आते हैं, मेल पेशेंट को ही आते हैं। इनमें क्या होता है भाई, म्यूटेशन होने की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी हैं, आरबीसी जल्दी ब्रेक डाउन होने लगती हैं। जल्दी ब्रेक डाउन का मतलब आरबीसी जो होती हैं इनकी लाइफ स्पेन जो होती है आरबीसी की वो 120 दिन की होगी। तो 120 दिन की लाइफ स्पेन का मतलब ये है कि आरबीसी को ब्लड के अंदर 120 दिन तक सर्कुलेट करना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रॉय होना चाहिए, उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पर्सन में ये वाला एंजाइम कम है, अब ये एंजाइम का काम होता क्या है, ये जो एंजाइम होता है ये आरबीसी को मेंटेन करके चलता है। आरबीसी की जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको मेंटेन करके चलता है। तो अगर किसी का ये एंजाइम कम है तो उसकी जो आरबीसी है वो 120 दिन से पहले ही हो सकता है 80 दिन में ही टूट जाए, हो सकता है 90 दिन में ही टूट जाए, 120 दिन तक वो नहीं चल पाती। तो आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी टूटती हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, लेकिन ये अपना इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर ये टेस्ट अपन नहीं करते। ये सिर्फ अपन नॉर्मली तब करते हैं जब किसी को या तो मलेरिया के लिए ड्रग दे रहे हो या किसी का हीमोलिसिस अपन चेक कर रहे हो, है ना। नॉर्मली अपन इम्यून हीमोलाइटिक के लिए नहीं करते। दूसरा होता है ऑटो हीमोलिसिस टेस्ट। ऑटो हीमोलिसिस टेस्ट क्या होता है भाई, ये ऐसे पेशेंट जिनको हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस हो। स्फेरोसाइटोसिस का मतलब क्या है, ये अपन ने हेमेटोलॉजी में पढ़ा था। आरबीसी जो होती हैं वो बाइकॉनकेव की होती हैं। नॉर्मल पर्सन में जो आरबीसी होती हैं वो बाइकॉनकेव की होती हैं। अगर ये बाइकॉनकेव ना होकर एकदम गेंद की तरह हो जाए, गेंद की तरह अगर एकदम गोल हो जाए, तो इस तरह की जो आरबीसी है उनको अपन स्फेरोसाइट कहते हैं। और जिनमें ये आरबीसी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं उस कंडीशन को अपन स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं। तो स्फेरोसाइटोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं
उनकी भी आरबीसी जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी टूटती है ना। और नॉर्मली इसको टेस्ट करने के लिए अपन उसमें होगा क्या, अपने आप हीमोलिसिस होगा, अपने आप उनकी आरबीसी टूटेंगी। तो ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनका ब्लड कलेक्ट करते हैं और ब्लड कलेक्ट करने के बाद 24 से 96 घंटे तक, 24 से लेकर 96 घंटे तक अपन उनको सिर्फ इंक्यूबेट करते हैं ब्लड को। अगर इस इतने दौरान में इंक्यूबेट करने पर अगर हीमोलिसिस होने लगे, इसका मतलब जो पेशेंट है उसको स्फेरोसाइटोसिस है। तो ये जो टेस्ट होता है ये अपना ऑटो हीमोलिसिस टेस्ट कहलाता है। तो ये टेस्ट जो होता है ये भी अपनी हीमोलिसिस को चेक करने के लिए होता है, लेकिन ये भी इम्यून हीमोलिसिस नहीं होता। इम्यून का मतलब क्या है भाई, जो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में था इम्यून, है ना। देखो छोटे छोटे सिंगल वर्डों में बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में इम्यून हीमोलाइटिक लिखा है। इम्यून का मतलब ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से हीमोलिसिस हो रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी मान लो गलत अगर ब्लड चढ़ गया तब भी एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन से हीमोलिसिस होता है ना। तो यहाँ पर जो हमारे दो टेस्ट हैं G6PD और ऑटो हीमोलिसिस टेस्ट, इनमें इनका कोई रोल नहीं है ना। तो अपन ने खुद ब्लड बैंक में जब पढ़ा, इम्यूनोहिमेटोलॉजी अपनी ब्लड बैंक कहलाती है, तो उसमें अपना इनका कोई रोल नहीं है, अपनी हिमेटोलॉजी के टेस्ट है ना। ब्लड बैंक वाले जो टेस्ट हैं वो अपने दो टेस्ट हैं, एक डायरेक्ट कूम टेस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दो जो टेस्ट है वो तो उनमें रिजेक्शन क्राइटेरिया में ही चले गए अपने, है ना। और ज्यादा जो कंफ्यूजन बनती है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कूम टेस्ट में आपको कंफ्यूजन बनी होगी, है ना। तो इसमें भी अपन पहले इन दोनों ही टेस्ट को समझ लेते हैं। डायरेक्ट वाला जो कूम टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम तब करते हैं जब हम ये डिटेक्ट करने के लिए कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीबॉडी तो नहीं है। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये जो होते हैं वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। नॉर्मली ब्लड बैंक में जब अपन ब्लड डोनेशन कर किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तब उस टाइम पे अपन कुंभ टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कुंभ टेस्ट जो होता है वो हम इसीलिए ही करते हैं, जो हमारे ऑप्शन में लिखा था इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया को चेक करने के लिए अपन डायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं, या फिर अपन उसको डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वाला जो होता है ये किस लिए होता है भाई, इसको भी अपन समझ लेते हैं, ऑप्शन में है तो। इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट जो होता है वो अपन ऐसी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं जो कि ब्लड में फ्री है, ब्लड में फ्रीली है। फ्रीली का मतलब क्या है, आरबीसी से अटैच नहीं है। देखो कुंभ टेस्ट जो है दोनों ही एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए है, लेकिन इनडायरेक्ट जो टेस्ट होता है इसमें अपन ऐसी एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं जो आरबीसी से अटैच नहीं है, अपने ब्लड में सीरम में प्लाज्मा में जो फ्री घूम रही हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट टेस्ट का जो यूज होता है ये मोस्टली ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया को चेक करने के लिए होता है, या फिर कोई प्री नेटल टेस्टिंग, मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन मान लो वुमेन जो है वो अगर नेगेटिव है और बच्चा अगर पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में अगर हीमोलिसिस बच्चे को हो सकता है ना, या मदर को हो सकता है। तो ये एंटीबॉडी जो फ्लोटिंग हो रही हैं, हाँ मदर है ना, मदर नेगेटिव और फीटस अगर पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन को भी चेक करने के लिए अपन इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्वायर्ड नहीं होता है ना, ये अपन एक्वायर्ड वाला जो करते हैं वो अपन डायरेक्ट कुंभ टेस्ट के अंदर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अपना आया था 56 नंबर का, इसमें चौथा वाला जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। एक्वायर्ड इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया को चेक करने के लिए अपन डायरेक्ट कुंभ टेस्ट करेंगे, या अपन इसको डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलेंगे, ठीक है। चलो मैं आप लोगों के मैसेज देख लूं फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। सर क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी ऊपर नीचे होते हैं, हाँ ठीक है काजल, तो ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो गए होंगे। तो आप तो अपन को तो कुछ सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर ऊपर नीचे हैं भी तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद के आंसर की निकाल सकते हैं क्या, हाँ सौरभ, खुद की ही आंसर की निकलती हैं। आंसर की जो निकली होंगी ना वो सबकी अपनी अपनी निकली होंगी पर्सनली।
मतलब आपने जब रोल नंबर डाला होगा तो रोल नंबर डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपकी खुद की आंसर की निकलती है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी खुद की आंसर की निकलती है कि उन्होंने उन्होंने क्या लगाया था और क्या नहीं लगाया था, है ना। चलो, तो उससे आपके खुद नंबर भी काउंट हो जाते हैं कि कितने नंबर हो जाते हैं ना। रिजल्ट के बाद नहीं, रिजल्ट से पहले ही खुद की आंसर की निकलती है। भाई ये जो मुझे मिली थी ये भी किसी स्टूडेंट की ही थी। चलो, तो आप लोगों ने निकाल के नहीं देखी इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एन ऑब्जेक्ट शुड बी बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑब्जेक्ट अकेला लग दिया ने कि कोई वस्तु है उसको कब तक उबालना चाहिए, तो वस्तु का कोई चीज तो होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखना चाहिए था इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। कोई अगर इन्फेक्टेड चीज है, कोई इन्फेक्टेड अगर वस्तु है, तो उसको कितनी देर उबालना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन था। प्रैक्टिकल मतलब जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं उनको नॉलेज था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली में भी अपन काफी सारी चीजें ऐसी करते हैं जो थ्योरेटिकल से बिल्कुल अलग होती हैं। ऑप्शन में जो 1 घंटे 30 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट, ये 4 ऑप्शन में लिखे थे। और अगर आप सीडीसी की गाइडलाइन सर्च करोगे, ये भी एक्चुअली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। 15 मिनट का आंसर नहीं है भाई, इसका आंसर जो है वो 30 मिनट ही है। मैंने इसकी सीडीसी की गाइडलाइन गूगल से डाउनलोड की थी, तो उसमें मैंने सीडीसी की गाइडलाइन में जो पढ़ा वो 30 मिनट ही था, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका 30 मिनट ही है, 30 मिनट, है ना। तो आपकी आंसर की में 15 मिनट आंसर था क्या, मुझे बताएं आप। अदरवाइज अगर 15 मिनट आंसर है तो फिर जो ऑप्शन में 15 लिखा है वो गलत है। 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीडीसी की गाइडलाइन से ही लिए गए क्वेश्चन थे कि सीडीसी में किस तरह से गाइडलाइन है। तो अगली बार अपन सीडीसी की गाइडलाइन को पूरा कवर करके चलेंगे, ठीक है। 30 मिनट ही लिखा था, देखो आईओसी ने लिखा 30 मिनट ही लिखा था और करेक्ट लिखा था। ये 30 मिनट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, ठाकुर ने बहुत बड़ा मैसेज किया है, तो ठाकुर आपके मैसेज को मैं सबसे लास्ट में देखूंगा, है ना। तो फिलहाल आप थोड़ा सा वेट कर लो, पहले अपन क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन विच लिपिड 1 or 2 galactose residues are connected by a glycosidic linkage to C3 of a 1,2-diacyl glycerol। ये क्वेश्चन भी थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन मानूंगा। लॉजिकल क्वेश्चन क्यों मानूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन से इसका आंसर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है ना, मैंने भाई आप लोगों को पेपर से 12 घंटे पहले जो मैसेज किया था कि पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, दिमाग को आप शांत रखो, है ना। तो अगर आप शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ते तो आप देखते, इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो तो ध्यान से आप पढ़ोगे कि ऐसा कौन सा लिपिड है, ऐसा कौन सा लिपिड है जिसमें 1 या 2 गैलेक्टोज जुड़े हुए होते हैं। 1 या 2 गैलेक्टोज लिपिड जुड़े हुए होते हैं। अपन ने लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। लिपिड के क्लासिफिकेशन में अपन ने 3 तरह के लिपिड पढ़े थे, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। कंपाउंड वाले लिपिड कौन से थे, जिनसे कोई अदर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर यही था, अदर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। अदर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में लिखा है गैलेक्टोज। अब उन्होंने लिख दिया है कि गैलेक्टोज लिपिड से जुड़ रहा है, तो कौन सा लिपिड बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो आप, भले ही पढ़ा हुआ नहीं था, है ना, मैं खुद बोलूंगा कि अपन लैब टेक्नीशियन इतने डिटेल में नहीं पढ़ पाते। लिपिड का जो पूरा अपन ने क्लासिफिकेशन सिंपल पढ़ा था, अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन बिल्कुल लॉजिक आप लगाओगे तो ऊपर गैलेक्टोज है। और ये ऑप्शन में आप देखो, तो ऑप्शन में आप देखोगे तो पहले वाला जो ऑप्शन था गैलेक्टोलिपिड, इसके अंदर ही इसका आंसर आ रहा है कि इसमें गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोज है और लिपिड उसके साथ जुड़ा है, तो गैलेक्टोलिपिड उसका करेक्ट आंसर हो गया। तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। बिल्कुल आप शांति से देते आप आंसर तो बन सकता था। बाकी के ऑप्शन पे भी नजर डाल लो आप। सल्फोलिपिड मतलब लिपिड के साथ सल्फर जुड़ गया। ईथर लिपिड मतलब लिपिड के साथ ईथर जुड़ गया। स्फिंगोलिपिड एक्चुअली एक अलग क्लासिफिकेशन होता है जिसमें फॉस्फोरस जुड़ा होता है ना। फॉस्फोरस और ग्लूकोज दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो अपना स्फिंगोलिपिड होता है।
तो फिर भी आप देखोगे कि गैलेक्टोज आपका मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। तो ये अपन इसको लॉजिकल क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको बिल्कुल। जिन लोगों ने गलत दिया है मतलब उन्होंने शांति से पेपर नहीं दिया, ज्यादा हड़बड़ी रही है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वायरस डिस्ट्रॉय द बॉडी इम्यूनिटी एंड कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड। ऐसा कौन सा वायरस है जो बॉडी की इम्यूनिटी खत्म कर देता है और ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड होता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, तो इसे तो मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है भाई। कौन सा ऐसा वायरस है जो इम्यूनिटी, ये वायरस का नाम ही है एक्चुअली, HIV का आपको अगर फुल फॉर्म मालूम होगा तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन में इम्यूनिटी खत्म कर देता है ना, HIV है ना। तो बड़ा कॉमन और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में सबसे सरल क्वेश्चन मुझे तो यही लग रहा है ना। बाकी के ऑप्शन देखोगे तो हीमोफीलिया, ये तो कोई वायरस का नाम ही नहीं है। गोनोरिया, एनीमिया, ये एक्चुअली गोनोरिया, एनीमिया और हीमोफीलिया ये तो डिसीज के नाम हैं। और क्वेश्चन में पूछा था विच वायरस, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉजिकल, एकदम सड़े लेवल का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इतने ज्यादा सरल थे कि आप जिन्होंने नहीं भी पढ़ाई की तो वो आप आंसर दे सकते थे, है ना। हाँ, कीवर्ड बहुत बढ़िया है ना, काजल ने लिखा कीवर्ड अपन को देखना जरूरी होता है ना। तो वायरस पूछा था, और वायरस में सिर्फ ये ऑप्शन में ही एक ही वायरस है, बाकी सब तो डिसीज हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, इसमें तो कहीं डाउट वाला रखा ही नहीं इन्होंने, कोई और वायरस का नाम ही नहीं रखा। चलो चलो, तो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 1:8 डाइल्यूशन इज 1:8 डाइल्यूशन ऑफ यूरिन इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते भी हैं, लेकिन ये अपन ने डिस्कस किए हैं क्लास में, है ना। डाइल्यूशन जब बनता है तो सिलेबस से ही क्वेश्चन था, है ना। ये इस क्वेश्चन को तो मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, होने चाहिए ऐसे एग्जाम में। क्वेश्चन था कि डाइल्यूशन बनाना है यूरिन का, यूरिन का डाइल्यूशन जो बनेगा वो 1:8 का बनेगा। तो उसमें कितना पार्ट यूरिन और कितने पार्ट पानी होगा, है ना। डाइल्यूशन जब भी बनाएंगे अपन तो पानी से ही बनाएंगे, पानी से बनेगा अपना डाइल्यूशन, है ना। ब्लड का जब बनता है तो नॉर्मल सलाइन से बनता है, और बाकी का यूरिन वगैरह का बनता है या किसी सॉल्यूशन का बनता है, केमिकल का बनता है, तो वो फिर पानी से बनता है, ठीक है। तो जब भी अपन डाइल्यूशन बनाते हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जिससे अपन डाइल्यूट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ज्यादा देखो, डाइल्यूट करना है मतलब उसकी डाइल्यूशन में उसकी क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर 1 और 8 की अगर अपन बात करेंगे 1:8 की, तो 8 नॉर्मली अपन पानी के लिए यूज करेंगे, मतलब ज्यादा अमाउंट जो होगा वो पानी के लिए होगा। लेकिन जब भी ये रेशो में डाइल्यूशन बनता है तो बड़ा वाला जो नंबर होता है ये एक्चुअली उसका पूरा अमाउंट होता है। पूरा अमाउंट मतलब अगर अपन ml की बात करें, 1:8 ml का डाइल्यूशन बना रहे हैं, तो 8 ml जो होगा वो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। उस 8 ml के टोटल वॉल्यूम में 1 ml फिर जिसको डाइल्यूट कर रहे हैं वो होगा, है ना। तो जब डाइल्यूशन बनेगा तो अ, ऐसा नहीं होगा कि 1 ml अपन यूरिन लेंगे और 8 ml पानी लेंगे, तब जो डाइल्यूशन बन जाएगा वो 1:9 का बन जाएगा, है ना। तो ये जरूर बहुत समझने वाली और कॉन्सेप्ट वाली चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। तो डाइल्यूशन में बड़ा जो नंबर होता है वो एक्चुअली उसका टोटल वाला नंबर होता है। टोटल नंबर मतलब 1:8 का बना रहे हैं तो 8 टोटल होगा, उस 8 में से एक जो होगा वो जिसको डाइल्यूट कर रहे हैं वो होगा, है ना। तो यहाँ पर जब यूरिन का डाइल्यूशन बनाएंगे तो एक पार्ट तो यूरिन होगी और 7 पार्ट जो होंगे वो वाटर के होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर अपन ml में बनाएंगे तो 1 ml जो होगा वो यूरिन होगा, 1 ml यूरिन, और इसमें 7 ml अपन 7 ml अपन पानी वाटर को ऐड करेंगे, तब जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:8 का बनेगा। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है भाई। जैसे यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो 1:8 है, मतलब 8 पार्ट वाटर नहीं होगा, ये 1:9 हो जाएगा। और एक पानी से डाइल्यूट कर रहे हैं तो पानी का वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 1 पार्ट वाटर होगा और 7 पार्ट यूरिन हो जाएगा या 8 पार्ट यूरिन हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था ये, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बिल्कुल सही क्वेश्चन था और बिल्कुल सही इसका आंसर भी था। जिन्होंने अगर ये वाला दिया है आंसर में तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक।
किसी ने शायद कुछ स्टूडेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाया, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सही था ये, है ना। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सर्जिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू इनेबल discharge of waste in to the ileum to enable discharge of waste without passing through the colon is। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन था। लंबे से क्वेश्चन में एक डेफिनेशन थी और एक प्रोसीजर के बारे में आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें हम इलियम से डायरेक्ट एक ओपनिंग बना देते हैं स्टूल के लिए। मतलब जो हम कुछ खाते पीते हैं, जब वो एब्डोमेन से आगे जब वो फूड मटेरियल जाता है तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन मान लो किसको ही ऐसी किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है कि लार्ज इंटेस्टाइन उसका अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो नीचे का पार्ट है ना, उस पार्ट को अपन इलियम बोलते हैं। उस इलियम में ही अगर अपन ओपनिंग बना लें, एक इमेज के थ्रू आप समझ लो, है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ इलियम है, यहीं से अपन बाहर की तरफ एक ओपनिंग बना लें और ओपनिंग बना के उसके स्टूल को उसी जगह से बाहर आने दें, तो ये जो प्रोसीजर है इसको अपन क्या कहेंगे। और इस क्वेश्चन में भले ही ये देखो टफ क्वेश्चन भले ही था, बड़ा सा क्वेश्चन भले ही था, लेकिन अगर आप जरा ध्यान से इसको पढ़ते, ध्यान से अगर बहुत अच्छे से इसको भी थोड़ा सा मैं लॉजिकल क्वेश्चन मानूंगा। थोड़ा टफ जरूर था, टफ इसलिए था क्योंकि एक लैब टेक्नीशियन का काम ऑपरेशन का नहीं होता, ओटी टेक्नीशियन का नहीं होता, तो ओटी में क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसीजर हो रही है, अपन को कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें, इस व्यू से अपन देखें, तो ये अपन को बोलना चाहिए कि सिलेबस से बाहर का है। लेकिन अगर आप शांति से इसका भी आंसर देखते, तो शांति से आंसर देते, तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन आप इसको मान सकते थे। कैसे लॉजिकल क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन में आप वर्ड को पकड़ो और वर्ड में यहाँ पर इलियम लिखा है, इलियम मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं उसमें इलियम के लिए प्रोसीजर हो रही है। और आप ये ऑप्शन में पढ़ोगे तो इलियम शब्द कहाँ पे आ रहा है भाई? हमारा इलियोस्टोमी में ही आ रहा है। बाकी की किसी भी ऑप्शन में इलियम का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ऑर्थोस्कोपी अलग चीज है भाई। ऑर्थोस्कोपी में जो जॉइंट पेन वगैरह होते हैं, तो जॉइंट को देखने के लिए एक छोटा सा कैमरा डाल के जॉइंट को देखा जाता है, तो उसे अपन ऑर्थोस्कोपी बोलते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी अपन किसको बोलते हैं कि मुंह के थ्रू एक पतला सा कैमरा, छोटा सा कैमरा मुंह के थ्रू डालेंगे अपन और अंदर एब्डोमेन, अपनी जो ईसोफेगस है, एब्डोमेन है, गैस्ट्रिक है, उसको अपन देखने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, है ना। और बेसेक्टोमी क्या है? बेसेक्टोमी मतलब होता है नसबंदी, हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। तो स्पर्म की जो नली होती है ना, सेम, तो उस नली को ही काट दिया जाता है, तो उसको अपन बेसेक्टोमी कहते हैं, है ना। नसबंदी अपन इसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो इस क्वेश्चन को, भले ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ते और इलियम अगर ये दिमाग पे फोकस कर लेते आप, और इस इलियम को अगर आप इससे कोरिलेट कर देते, तो आंसर अपने आप बन जाता आपसे, है ना। तो इसको मैं बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन मानूंगा। आप लोगों ने अगर गलत किया है, इसका मतलब आपने हड़बड़ी में आंसर दिया है भाई। क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था जितना आपको लग रहा है, भले ही क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इलियोस्टोमी अपन इसी को ही बोलते हैं। डायरेक्ट अपन यहाँ पर एक ओपनिंग बना लेते हैं और ओपनिंग के थ्रू जो भी स्टूल बन रहा है उसी को डायरेक्ट, है ना, उसमें किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, तब ये वाली प्रोसीजर की जाती है ना। बाकी जो अपनी बेसेक्टोमी है उसमें स्पर्म जहां से निकलते हैं उस वेसल्स को काट दिया जाता है। ऑर्थोस्कोपी में मैंने बोला भाई, अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है तो जॉइंट प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए प्रोसीजर की जाती है। और गैस्ट्रोस्कोपी में ईसोफेगस से एक छोटा सा कैमरा डाल के प्रोसीजर की जाती है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाता है, इसको अपन गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। हाँ, टॉमी मतलब सर्जरी, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, ये भी देखो, राजा ने एक बर्ड और भी पकड़ा, है ना, मैं उसको फिर दोबारा, बहुत अच्छा बर्ड राजा ने पकड़ा है। स्कोपी मतलब टेस्ट करना, है ना। स्कोपी मतलब एक तरह से अपन अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो माइक्रोस्कोपी मतलब अपन
छोटी चीज को देख रहे हैं, माइक्रो मतलब छोटी और स्कोपी मतलब देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्कोपी का मतलब है कि डिटेक्ट करना, जांच करना। तो ये दोनों जो है वो जांच वाली हैं, दोनों जांचने वाली हैं। और टॉमी का मतलब है ऑपरेशन की प्रोसीजर। तो टॉमी, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन की प्रोसीजर में ही दो नाम आ रहे थे, एक टॉमी ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। तो यहाँ पर इलियम शब्द था, तो इलियम से अपन मैच करते तो पहला वाला इसका आंसर बन जाता है ना, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। कहां से लाएं शांति को बताए। चलो आगे आते हैं अपन। विच इज द हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोमाइलिन ए स्फिंगोलिपिड। ये क्वेश्चन थोड़े से डीप लेवल का क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाते भाई लैब टेक्नीशियन। टेस्टिंग पार्ट पे ध्यान दे कि थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दे, यही समझ में नहीं आता कई बार हमको। कई बार आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम आप दोगे, अगर एम्स वगैरह दे रहे हो, आरआरबी अगर आप दे रहे हो, पीजीआई अगर आप दे रहे हो, तो उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत होते हैं। इस वाले पेपर में प्रैक्टिकली क्वेश्चन थे लेकिन बहुत ज्यादा कम थे, थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, है ना। तो पेपर थोड़ा टफ तो अपन मान सकते हैं वाकई में, क्योंकि अपन इतने थ्योरी इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे लिपिड का जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, तो इन्होंने पूछा कि स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन का हेड ग्रुप क्या होता है। इस लिपिड में स्ट्रक्चर पे इन्होंने क्वेश्चन रखा था। अब ये देखो, अपन को इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा। लिपिड अपन ने जो पढ़े हैं लिपिड, तीन तरह के पढ़े थे, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड, है ना। लेकिन लिपिड लिपिड के और भी एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, पोलर जो लिपिड होते हैं। पोलर मतलब जो वाटर के साथ मिसिबल होते हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल हो सकते हैं। पोलर कब होंगे, जब उनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा। अब देखो पहले सिंपल है, दूसरे कंपाउंड और तीसरे डिराइव्ड है। तो जो कंपाउंड वाले होते हैं वो ही हमेशा पोलर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड अकेला कभी भी ब्लड ब्लड में फ्लो नहीं करेगा। लिपिड अकेला कभी भी रहेगा तो वो पानी के साथ घुलनशील नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। पानी के साथ घुलनशील वो सॉल्युबल तभी हो पाएगा जब उससे कोई अदर, जैसे अपन ने लिपिड खाते हैं, अपन ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, तो उसमें अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले काइलोमाइक्रोन बनता है। काइलोमाइक्रोन में एक प्रोटीन की थोड़ी सी मात्रा उसमें मिक्स होती है, तभी जाकर वो सर्कुलेट हो पाता है। तो प्रोटीन जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वो लिपिड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो कंपाउंड लिपिड के आगे फिर एक और क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन ये वाला है ना, उसी से क्वेश्चन बना था, है ना। तो कंपाउंड लिपिड जो होते हैं उन्हें अपन पोलर भी बोलते हैं। पोलर इसलिए क्योंकि वो फिर ब्लड में मिसिबल हो जाते हैं, ब्लड के साथ वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये जो हमारे कंपाउंड लिपिड हैं ये भी फिर हमारे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक फास्फोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। जो फास्फोरस के साथ जुड़ेंगे वो फास्फोलिपिड, और जो ग्लूकोज के साथ जुड़ेंगे वो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब फास्फोलिपिड में भी फिर दो तरह के हैं, एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब इसमें ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड होता है ना। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस होगा और फैटी एसिड की चेन होगी। लिपिड का जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था, यही पढ़ा था भाई अपन ने कि फैटी एसिड की चेन अगर एल्कोहल के साथ जुड़ती है तो वो अपना लिपिड बन जाता है। तो उसमें अगर एल्कोहल हो और साथ साथ में ग्लिसरॉल भी हो तो ग्लिसरॉल अपना लिपिड हो जाएगा, लेकिन फॉस्फोरस और जुड़ गया है ना, ये अपना ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो जाएगा। दूसरा कहलाता है अपना स्फिंगोलिपिड, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह पर स्फिंगोसिन जुड़ जाता है, स्फिंगोसिन, है ना। और एल्कोहल की जगह पर कोलाइन जुड़ जाता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हैं, तब जाकर एक नया लिपिड बना है, इसको अपन स्फिंगोलिपिड कहते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन और था स्फिंगोलिपिड का, शुरुआत में अपना आया था, है ना। तो स्फिंगोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब स्फिंगोलिपिड में फॉस्फोलिपिड के अंदर भी आता है, ग्लाइकोलिपिड के अंदर भी आता है स्फिंगोलिपिड। उसमें ग्लाइकोलिपिड में अंदर अगर कोलिन की जगह पर ग्लूकोज जुड़ गया हो, सैकराइड जुड़ गया हो,
तब भी वो स्फिंगोलिपिड के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन जो है इसका हेड ग्रुप क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप वैसे तो पढ़ाई करते तो बहुत ज्यादा डीप जाके पढ़ना पड़ता, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कवर करना चाहो तो आपको स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री जो है उसको बहुत ज्यादा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन मानूंगा। लॉजिकल क्वेश्चन मैंने भाई एग्जाम से पहले भी मैसेज डाला था कि लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अभी भी बोल रहा हूं कि लॉजिकल क्वेश्चन बहुत थे। ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं है और इतना हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन जरा ऑप्शन पे जरा ध्यान दो, ऑप्शन क्या क्या लिखे हैं उन पे जरा फोकस करो, बड़ी शांति से सोचो। आप शांति से सोचोगे, पहले ऑप्शन में लिखा है ग्लूकोज और ऊपर बात कर रहे हैं लिपिड की, मैच ही नहीं हो रहा भाई। ग्लूकोज और लिपिड, यहाँ पर लिपिड के बारे में पूछा है कि लिपिड में क्या जोड़ा है, और यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा। दूसरा लिखा है टेट्रासैकराइड, सैकराइड जब भी शब्द है मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज की बात हो रही है ना, तो ये शब्द भी नहीं जुड़ रहा। आप आखिरी वाले पे देखोगे ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड भी हमारा शुगर ही है। मतलब तीनों ऑप्शन जो है इसमें ग्लूकोज, टेट्रासैकराइड, ओलिगोसैकराइड, सारे जो है वो अपने ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। मतलब जो सी नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल अलग हटके दिख रहा है, भले इसमें लिपिड शब्द नहीं है, लेकिन आप फोकस करोगे तो बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं उनमें शुगर की बात हो रही है, शुगर ही शुगर दिख रहा है, उसमें लिपिड की बात नहीं हो पा रही। केवल तीसरे नंबर का ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिपिड भले ही नहीं लिखा, लेकिन इसमें ग्लूकोज की बात तो नहीं हो रही कम से कम, है ना। तो इस हिसाब से अपन देखें तो लॉजिक बना के अपन इसका तीसरा आंसर लिख सकते थे। बाकी आप बोलो कि सर पढ़ाई करके अपन इस तरह के क्वेश्चन को कवर करें तो थोड़ा और डिटेल में अपन स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि काफी डिटेल में। काफी डिटेल मतलब अभी तक आपकी एक टॉपिक की अगर एक क्लास चलती थी, तो अब जो चलेंगी वो 2 या 3 दिन क्लास चलेंगी, तब जाके अपना बायोकेमिस्ट्री इतने डिटेल में अपन कवर कर पाएंगे। 3 दिन की क्लास अपन को एक टॉपिक पे चाहिए, है ना। मतलब अभी 3 महीने का अपन ने कोर्स बनाया था, लगभग 8 से 9 महीने का अपन कोर्स बनाएंगे, तब जाकर अपन इतने अच्छे लेवल पे अपन कवर कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं अभी मैसेज आप लोगों को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप अपन 75 तक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के मैसेज देखूंगा, है ना, फिर अपन कवर कर लेंगे। ठीक, अभी फिलहाल पहले आप क्वेश्चन पे देख लो कि अपन जो क्वेश्चन है उनको कैसे आंसर आया था, है ना। ये अपन डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ताकि अगला जो एग्जाम हो तो आप थोड़ा इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन बने तो उनका आंसर दे सको। ठीक, 63 नंबर पे हमारा क्वेश्चन था विच टेस्ट डज नॉट, है नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें नॉट पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ता है। नॉट मतलब एक ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा। नॉट मॉनिटर ए पेशेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोगुलेशन टेस्ट इसमें से कौन सा नहीं है, कोगुलेशन से रिलेटेड टेस्ट कौन सा नहीं है ना। ऑप्शन आप देखते तो ऑप्शन में पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये तो भाई कॉमन टेस्ट होता है अपना, सबसे कॉमन टेस्ट कोगुलेशन में। बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी, ये तो अपने बिल्कुल कॉमन टेस्ट है, इनमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आप लोगों को। यहाँ पर नॉट लिखा है मतलब पीटी वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कोगुलेशन में अपन ने पढ़ा ही है। एपीटीटी ये भी पढ़ा है भाई अपन ने, बिल्कुल कॉमन टेस्ट होते हैं ये दोनों, पीटी और एपीटीटी। तीसरा एक एफडीपी, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, अपन लोगों ने ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन एफडीपी भी एक्चुअली कोगुलेशन का ही एक टेस्ट होता है कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर। एफडीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है भाई फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये एक्चुअली जब भी हमारे ब्लड में अगर वहीं मान लो कहीं कट लग गया था, चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम पे अगर हमारे ब्लड ने क्लॉट बनाया था, तो अगर वो चोट ठीक हो गई है तो चोट ठीक होने के बाद उस क्लॉट को हमारी बॉडी जो होती है वो दोबारा से डिसॉल्व कर देती है, दोबारा से उस क्लॉट को तोड़ देती है। उस फाइब्रिन जो होता है ना, जो फाइब्रिन उसको दोबारा से तोड़ देगी, तो तोड़कर वो दोबारा से ब्लड में मिक्स कर देती है। तो जब वो तोड़कर ब्लड में मिक्स करती है तो जो प्रोडक्ट है जो टूटा हुआ है उसी को ही अपन एक्चुअली एफडीपी बोलते हैं। एफडीपी मतलब फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, है ना। तो अगर किसी का क्लॉट टूटा है तो थोड़ी बहुत मात्रा में एफडीपी उसका प्रेजेंट हो सकता है ब्लड में, है ना। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसका मतलब
फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्लॉट बार बार बन रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, तो बार बार टूटने की वजह से एफडीपी का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये भी हमारे एक्चुअली कोगुलेशन टेस्ट के अंदर ही आता है ना। बाकी का एक ही बच रहा है हमारे ऑप्शन में, ACTH, ये हमारा बच रहा है, बाकी तीन हमारे रिजेक्शन में जा रहे थे, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप आंसर के तौर पर ही देखा है तो ACTH का जो पूरा नाम होता है वो होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन है एक्चुअली। चौथे नंबर पे जो ऑप्शन में था ACTH, एक हार्मोन है, ये अपन ने हार्मोन में पढ़े हैं हार्मोन को, है ना। तो अगर जैसे ही आपने ये देख लिया कि ACTH एक हार्मोन है और हार्मोन का कहीं कोगुलेशन से कोई रिलेशन नहीं होता, तो इस आधार पे भी इसका आंसर आप लगा सकते थे। मतलब इस क्वेश्चन को भी मैं टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं मानूंगा, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इतने टफ तो क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, डीप क्वेश्चन या डिटेल में क्वेश्चन नहीं मानूंगा, है ना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन था, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डोनर स्क्रीनिंग। डोनर को स्क्रीनिंग करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? प्रैक्टिकली टेस्ट है एक्चुअली ये। प्रैक्टिकली मतलब जिन्होंने ब्लड बैंक में काम किया है तो उनको तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। डोनर स्क्रीनिंग के लिए हम HIV, HbA SCV, BDRL और मलेरिया एंटीजन, ये 5 टेस्ट जो होते हैं वो हमारी डोनर स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं। तो HIV, SCV, HbA इनमें से कोई भी ऑप्शन में होता, अगर डोनर स्क्रीनिंग कर में है तो वो हमारे आंसर में हो जाता है। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो SCV वायरस होता है, वही हेपेटाइटिस C वायरस के लिए अपन टेस्ट करते हैं। तो बड़ा सिंपल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था ये, है ना। बाकी के ऑप्शन पे भी अगर आप फोकस डालोगे, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर SCB लिखा है, यहाँ पर भी SCB लिखा है, आप बोलोगे सर SCB तो यहाँ पे भी लिखा है। तो इस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने टेस्ट के नाम मन से बना दिए। जैसे एक्टिव SCB, इस तरह का कोई टेस्ट नहीं होता, वही एक्टिव SCB, या फिर इंटर SCB, इस तरह का भी कोई टेस्ट नहीं होता। एक्चुअली अपन जो टेस्ट करते हैं वो एंटी SCB होता है। ये एंटी SCB मतलब इसके अगेंस्ट में अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, है ना। एंटीजन एक्टिव एंटीबॉडी इस तरह से भी कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनाए गए हैं। टेस्ट का नाम ही एक्चुअली एंटी SCB टेस्ट होता है। पहला आंसर इसका में करेक्ट है, क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्जेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं भाई, थोड़ा आप पहले क्वेश्चन देख लो, बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे आप लोगों पे। विच एबनॉर्मलिटी ऑफ यूरिनरी वॉल्यूम कॉज इंक्लूड फेब्राइल स्टेट, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर और डिहाइड्रेशन। कुछ कंडीशन लिखी थी और कुछ कंडीशन में उन्होंने बोला कि क्या यूरिन की क्या पोजीशन होगी, क्या अबनॉर्मलिटी आएगी। तो आप यहाँ पर ये एक ही शब्द पे ध्यान दो, फोकस कर लो, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कहीं ना कहीं पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है, और पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये जितनी भी कंडीशन है, जैसे बुखार आ जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, हार्ट कार्डियक फेलियर हो जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो यूरिन में का वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। इस कंडीशन को अपन ओलिगोयूरिया कहते हैं। मतलब पहला वाला जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एनीयूरिया मतलब बिल्कुल ही नहीं होना, तो इतना भी नहीं है कि किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है और उसमें बिल्कुल यूरिन जाना वो बंदी कर दे, ऐसा भी नहीं है ना। वन यूरिया तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिन करेगा, तो ये बिल्कुल अपोजिट जा रहा है भाई, पेशेंट को इधर डिहाइड्रेशन हो रहा है, इधर वो पॉलीयूरिया करेगा, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। इधर डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब पानी का लेवल कम हो रहा है, तो पेशेंट को यूरिन ज्यादा करेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यूरिन का वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। पहला आंसर करेक्ट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन था। इसको भी मैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं मानूंगा, अपने एग्जाम में इतने लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, समझने वाला क्वेश्चन था। आगे आते हैं अपन, व्हाट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टरलाइजेशन मेथड फॉर द मेडिकल ऑफिस। इस क्वेश्चन को जरूर मैं बोलूंगा कि ये गलत क्वेश्चन था। गलत क्वेश्चन कैसा था? सबसे पहली चीज तो मेडिकल ऑफिस लिख दिया इन्होंने। मेडिकल ऑफिस मतलब जो ऑफिस अपने हॉस्पिटल में बने होते हैं, तो उनमें
बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता नहीं है, उनको ज्यादा स्टेलाइज अपन को करने की जरूरत नहीं होती। उनको जब स्टेलाइज करते हैं तो वो केमिकल स्टेलाइजेशन, अपन एल्कोहल वगैरह से, स्प्रिट वगैरह से अपन ऑफिस की चेयर वगैरह साफ कर लो, है ना। ऑटोक्लेव करने का कहीं से कहीं तक उसमें नहीं है, है ना। मेडिकल अगर वेस्ट, यहाँ पर या तो क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई होगी कि यहाँ पर ऑफिस की जगह पर वेस्ट लिखा हो, मेडिकल वेस्ट जो होते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तब अगर आंसर होता तो ऑटोक्लेव होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऑफिस लिखा है। हालांकि ऑफिस ऑफिस शब्द होना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। या तो ये मेडिकल वेस्ट होगा, बायोमेडिकल वेस्ट को स्टेलाइज करने के लिए हम कौन सी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो वो ऑटोक्लेव, फिर हमारा करेक्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर ऑफिस शब्द है, मतलब बी नंबर का आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए था, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मतलब अपन स्प्रिट वगैरह से, अल्कोहल वगैरह से अपन क्लीन करके स्टेलाइज करते हैं मेडिकल ऑफिस को। ठीक, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा भी है, अब देखते हैं ऑब्जेक्शन के बाद में इसको करेक्ट करते हैं या नहीं करता व्यापम, वो अपना बाद में मालूम चलेगा। ठीक, मेरे हिसाब से उसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन में। चलो आगे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड वेस्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये। इनमें से कौन सा जो वेस्ट है वो रेगुलेटेड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। रेगुलेटेड वेस्ट ये शब्द था, तो ये भी एक्चुअली सीडीसी की गाइडलाइन से लिखा था, है ना। आप गूगल पे सर्च करोगे तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, ये गाइडलाइन है ओसा की। ओसा अपन ने, आप लोग पढ़ोगे गोटकर में तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड एक्रीडेशन करके एक गाइडलाइन होती है ओसा, है ना। सीडीसी की तरह ही एक गाइडलाइन होती है ओसा। तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो ब्लड बॉर्न पैथोजन होते हैं, ब्लड से होने वाली जो डिसीज होती हैं, उनसे निकलने वाले, ब्लड से होने वाले जो वेस्ट होते हैं, ब्लड से रिलेटेड मतलब बॉडी पार्ट से रिलेटेड जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होती हैं, वो सारे के सारे रेगुलेटेड वेस्ट कहलाते हैं, है ना। ओसा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, है ना। क्या कहलाते हैं रेगुलेटेड वेस्ट का मतलब क्या है, ऐसा बायोमेडिकल वेस्ट जो बॉडी से रिलेटेड हो, उससे अपन रेगुलेटेड वेस्ट बोलेंगे। एक तरह से ये डेफिनेशन मालूम होना चाहिए था अपन को। रेगुलेटेड वेस्ट मतलब बॉडी से रिलेटेड, और बॉडी से रिलेटेड आप बाकी के ऑप्शन पे देखोगे तो एयर स्पेकुलम, कान को साफ करने वाला जो होता है, वो अपना बॉडी से रिलेटेड नहीं है, उसमें तो सिर्फ कचरा आता है ना। पेशेंट का गाउन, ये कपड़े होते हैं, इसमें भी कोई बॉडी से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं अपन, तो ड्रेसिंग में भी यहाँ पर स्टेराइल शब्द लिख दिया उन्होंने। स्टेराइल मतलब उसमें भी कहीं ब्लड वगैरह नहीं लगा है। जब ब्लड वगैरह नहीं लगा है तो ये भी बॉडी से रिलेटेड नहीं है। बॉडी से रिलेटेड जो है वो ब्लड की ट्यूब है, ब्लड वाली भरी हुई कोई ट्यूब रखी है तो वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। मतलब रेगुलेटेड बेस्ट की बात कर रहे हैं तो ब्लड की ट्यूब जो होंगी वो हमारी रेगुलेटेड बेस्ट की ही कैटेगरी में ही आएंगी, है ना। कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन भी इसमें ऑब्जेक्शन लगाने वाली कोई बात नहीं है। ओसा की गाइडलाइन ये कहती है कि रेगुलेटेड वेस्ट का मतलब ही होता है ब्लड बॉर्न, ब्लड से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड। तो ब्लड की ट्यूब इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो रहा है, मुझे बता देना आप मैसेज में। 4-5 क्वेश्चन और करके अपने फिर आज की क्लास हो जाएगी। Who are especially trained person who prepare cytological slide and examine then under the microscope to diagnose various type of disease including some type of cancer। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा पर्सन होता है, कौन सा पर्सन होगा जो कि स्लाइड बनाएगा, स्लाइड बनाकर उसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करेगा। तो भाई हम जो है टेक्नीशियन, हमारा ही काम है भाई इसमें, है ना। तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन में आप देखोगे तो एग्जामिनर, अपने लिए जो वर्ड एग्जामिनर यूज नहीं होता है ना, तो ये अपना रिजेक्शन क्राइटेरिया में चला गया। डायग्नोजर भी अपन नहीं बोलते, अपन को कोई टेक्नीशियन की जगह डायग्नोजर थोड़ी बोलता है कोई, या एग्जामिनर थोड़ी बोलता है। अपन को या तो टेक्नीशियन बोलेंगे या फिर टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट जरूर कहीं कहीं पर, बहुत जगह पर टेक्नोलॉजिस्ट बोला जाता है। टेक्नीशियन बहुत लंबे टाइम से डिमांड भी कर रहे हैं कि टेक्नीशियन की जगह हम लोगों को टेक्नोलॉजिस्ट बोला जाए, है ना। तो साइटो टेक्नोलॉजिस्ट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और हमेशा नन वाले ऑप्शन जो होते हैं वो कभी भी नहीं होते, मैंने ये आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। नन ऑप्शन पे कभी भी अपन को क्लिक करना ही नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन थे,
ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। चलो अपन टोटल 75 ना करके 70 तक कर लेते हैं, बाकी के अपन 35 फिर कल की क्लास में करेंगे। दो क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक। मलेरिया पैरासाइट टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। कौन सी कंडीशन में अपन मलेरिया पैरासाइट टेस्ट को पॉजिटिव कहेंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी एक टाइपिंग मिस्टेक थी। टाइपिंग मिस्टेक क्या, मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करना अपना अपनी जो अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड में जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग है। जैसे अपन स्लाइड देख रहे हैं तो स्लाइड का क्राइटेरिया अलग है। जब अपन टेस्ट लगा रहे हैं अपने सीरोलॉजिकल टेस्ट तो उसमें क्राइटेरिया अलग है ना। तो उसके हिसाब से इनको यहाँ पर मलेरिया टेस्ट में पहले लिखना चाहिए था, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का टेस्ट कर रहे हैं, तब उनमें कंडीशन देते और फिर आपसे पूछते, फिर अपन से पूछते, तब अपन इसका करेक्ट आंसर दे सकते थे, है ना। तो अलग अलग कंडीशन में इनकी जो सिचुएशन होती है वो भी अलग अलग होती है। ऑप्शन में यहाँ पर पहला वाला आंसर जो था वो बिल्कुल करेक्ट लिखा था कि पैरासाइट जब 100 से ज्यादा हो 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, तो उस कंडीशन में मलेरिया टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है ना। इस वाले क्वेश्चन को मैंने बहुत सारी बुक में सर्च किया, तो अपनी गॉडकर, ओची या माइक्रोबायोलॉजी की और कोई बुक है, उनमें इसका कहीं पे आंसर नहीं मिला। एक मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी की एक और बहुत अच्छी बुक है, इसको मैं रेफर करता हूँ, कभी आप लोगों ने पढ़ी हो। और माइक्रोबायोलॉजी ज्यादातर मैं इसी बुक से ही पढ़ता हूँ, अपूर्व शंकर शास्त्री, है ना। आप लोगों में से किसी के पास अगर ये बुक हो तो पेज नंबर 479, 479 पेज नंबर पे इसकी गाइडलाइन दी है। और उस गाइडलाइन में सेंसिटिविटी, हर एक टेस्ट की एक सेंसिटिविटी बताई है। क्या सेंसिटिविटी बताई है भाई, कि हम जब स्लाइड देखते हैं, पेरिफेरल स्मेयर में जब हम स्लाइड देखते हैं तो 5 पैरासाइट, अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में अगर 5 पैरासाइट भी हैं तो टेस्ट में हमको ये दिख जाते हैं। अगर इससे कम है, मतलब 1 माइक्रोलीटर ब्लड में अगर 5 से भी कम पैरासाइट होंगे तो वो हमको स्लाइड में कभी नहीं दिखते, अगर थिक है तो, है ना। अगर थिन वाली है तो थिन में तो फिर 200 होना चाहिए। 1 माइक्रोलीटर ब्लड जो है उसमें करीब 200 पैरासाइट होना चाहिए, ये गाइडलाइन है ना। और ये गाइडलाइन मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, अपूर्व शंकर शास्त्री की बुक से, है ना। इस बुक को मैं बहुत अच्छी बुक मानता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी मोस्टली मैं इसी बुक से ही पढ़ता हूँ। ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होता है हमारा रैपिड वाला टेस्ट, तो रैपिड वाले टेस्ट में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन कहती है कि अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 100 पैरासाइट से ज्यादा होंगे तभी टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर किसी का अपन कार्ड के मेथड के थ्रू अगर मलेरिया टेस्ट लगा रहे हैं तो नॉर्मली उसको फीवर आए उसी टाइम पे अगर आप लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर पैरासाइट की क्वांटिटी कम है तो वो टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव आएगा। मतलब 1 माइक्रोलीटर ब्लड में अगर 100 पैरासाइट से कम होंगे तो टेस्ट नेगेटिव आएगा, इससे ज्यादा होंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे यही पूछा गया था कि किस कंडीशन में टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये जो है ना क्वेश्चन, ये एक्चुअली सीरोलॉजिकल के बारे में पूछ रहा होगा आपसे कि सीरोलॉजी में जो अपन रैपिड टेस्ट लगाते हैं, है ना। तो रैपिड टेस्ट की जो गाइडलाइन है, रैपिड टेस्ट की गाइडलाइन में यही लिखा है कि भाई 100 पैरासाइट अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में हैं तब टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर इससे कम होंगे तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर अपन स्लाइड में देखते हैं तो स्लाइड में तो भाई अगर 5 सिर्फ 5 पैरासाइट भी अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर हैं तब भी टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में सिर्फ ये मेथड का नाम दे देते तो ये क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल सही होते। लेकिन इस क्वेश्चन पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठा सकते कि भले ही उन्होंने ऊपर टेस्ट में मेथड का नाम नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी गाइडलाइन में रैपिड टेस्ट का गाइडलाइन यही है कि 100 पैरासाइट 1 माइक्रोलीटर में होंगे तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये भी करेक्ट है, इसके ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट अपन को नहीं है। ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेके अपन आज की क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के मैसेज मैं अभी पढ़ूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, बहुत सारे मैसेज मैं दिख रहा हूं यहाँ पर लिखे हैं। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू
माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अपनी माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर नहीं आएगी? इस क्वेश्चन को तो मैं कंफर्म बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन था। मतलब आंसर की में जो आंसर आप लोगों को दिया गया था वो ये दिया गया था, येलो कलर का है ना। मैं येलो कलर के में से मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आंसर की में ये सॉल्यूशन व्यापम ने दिया है। अब व्यापम बिल्कुल सही दे ऐसा भी नहीं है। पटवारी पटवारी का एक पेपर है, उसमें ये लिखा है कि नर्मदा, एक क्वेश्चन ऐसा था कि नर्मदा कहाँ से निकलती है ना। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था भोपाल, और करेक्ट आंसर भोपाल ही था कि नर्मदा नदी जो होती है वो भोपाल से निकलती है ना। तो उसमें आंसर गलत था, है ना, तो वो बाद में करेंगे उसको करेक्शन। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी गलत है भाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर पे होगा, एप्लास्टिक एनीमिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाया है कुछ स्टूडेंट ने, तो इसको तो बिल्कुल हटाना ही चाहिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो गलत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है। अरे अपन ने ध्यान होगा आप लोगों ने, जब अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो ये टेबल अपन ने डिस्कस की थी, और इस टेबल में अपन ने माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर अपन ने साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी पढ़ा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो बिल्कुल मेन इंपोर्टेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी, साइड्रोब्लास्टिक भी उसी के अंदर आता है ना। अपना जो नॉर्मोसाइटिक के अंदर आता है वो पैनसाइटोपिनिया और एप्लास्टिक एनीमिया, ये जो होती है वो हमारे नॉर्मोसाइटिक के अंदर आते हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर अगर आप निकालोगे तो ये वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने ये दिया है तो बाद में करेक्शन में उनके शायद नंबर प्लस हो जाएंगे।